जिन्वू की बात मानकर सब लोग जब ऐसा करते हैं तो उनको झुका हुआ देखकर स्टैचू शांत हो जाता है और डरावनी मुस्कान के साथ स्माइल करने लगता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्वू की टीम एक अनजान जगह पर फंस जाती है जहां बड़ी बड़ी स्टैचू उन पर अटैक करने लगी थी, जिनमें उनकी टीम के 2 मेंबर मर चुके थे। ये नजारा देखकर डर के मारे जिन्वू के साथी एक दूसरे से पूछते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। मिस्टर सोंग उन्हें ना हिलने के लिए वार्न करता है और जूही को पुकारते जिन्वू को बोला कि तुमने हमें नहीं बताया होता तो हम सब मारे जाते। जिन्वू मिस्टर सोंग का एक कटा हुआ हाथ देखकर शॉक्ड रह जाता है। जिन्वू मिस्टर सोंग को पट्टी बांधकर हेल्प करता है। मिस्टर सोंग अंदाजा लगाते हैं कि ये स्टैचू एस रैंक से एक लेवल नीचे ए रैंक के हो सकते हैं। मिस्टर सोंग ऐसा इसीलिए जानते हैं क्योंकि उसे एस रैंक के गेट का एक्सपीरियंस है। मिस्टर सोंग जिन्वू को उन नियमों को याद दिलाता है जो उस स्टैचू के हाथ में लगे बोर्ड पर लिखे थे। पहला नियम था अपने देवता का सम्मान करो, दूसरा नियम था अपने देवता की पूजा करो और तीसरा नियम अपने देवता पर विश्वास करो। मैं जो बता रहा हूँ उससे ये थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यही था। और जो भी नियम को नहीं मानेगा उसे ये बड़ी सी स्टैचू की मूर्ति मार डालेगी। जब से ये गेट दुनिया के सामने आए हैं और हंटर उनसे निकलने वाली डेमन को मार रहे हैं, वो तगड़े हंटर भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां उनके भी हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। यानी कि जैसी सिचुएशन अभी जिन्वू के साथ बनी हुई है, बिल्कुल वैसी ही। उसी समय स्कूल में जिन्वू की बहन सुंग जिन्हा क्लास में थी जब उसकी फ्रेंड हान शोंगी देर से क्लास में आती है और जिन्हा से जिन्वू के हंटर बनने के बारे में पूछती है। तो जिन्हा उसको बताती है कि वो एक ई रैंक का हंटर है और हमेशा चोट खाता रहता है। ये सुनने के बाद सोंगी सोचती है कि अगर वो एक ई रैंक हंटर बन जाएगी तो वो भी कुछ करके दिखाएगी। दूसरी ओर जिन्वू और मिस्टर सोंग उस डंजन से निकलने के बारे में सोचते हैं। तभी एक जू जे हिन नाम का एक हंटर वहाँ से बाहर जाने के लिए तड़पने लगता है क्योंकि उसको बहुत टाइम बाद एक हंटर गिल्ड कंपनी में नौकरी मिली थी और वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर वहाँ से भागने लगता है। तभी बड़ी स्टैचू की मूर्ति उसको एक ही बार में राख बना देती है। ये सब देखने के बाद जिन्वू और मिस्टर सोंग को एहसास होता है कि अगर ये स्टैचू चाहे तो हमें एक ही बार में कीड़े मकोड़ों की तरह मार सकता है, लेकिन ये मार क्यों नहीं रहा है। मिस्टर सोंग से जिन्वू पहले नियम के बारे में पूछता है और उस तहखाने को समझने की कोशिश करता है। जिन्वू के खड़े होते ही बड़ी वाली मूर्ति की आंखें चमकने लगती हैं। ऐसा लग रहा था वो अटैक करने वाली है। तभी जिन्वू झुक जाता है और स्टैचू की आंखें नरम पड़ जाती हैं। जिन्वू पहले नियम को समझकर कि ये मूर्ति उन पर अटैक करती है जो इस मूर्ति को अवॉइड करते हैं, और जिन्वू जमीन पर घुटने टेक कर झुक जाता है और उन सबको भी ऐसा ही करने को बोलता है। जिन्वू की बात मानकर सब लोग जब ऐसा करते हैं तो उनको झुका हुआ देखकर स्टैचू शांत हो जाता है और डरावनी मुस्कान के साथ स्माइल करने लगता है। यार, ये सच में डरावना लग रहा है। स्टैचू का कोई रिस्पॉन्स ना आते हुए देखकर पार्क बियोम शिक खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि ये सब खत्म हो गया है और उनकी जान बच गई है। लेकिन जिन्वू को ऐसा नहीं लगता। उसको देखकर बाकी टीम भी खड़ी हो जाती है, लेकिन वो ये देखकर डर जाती है कि वो डरावना स्टैचू अब खड़ा हो गया है और उनकी तरफ चल रहा है। ये देखकर वो सब घबरा जाते हैं और दूसरे नियम के बारे में सोचने लगते हैं। तभी एक हंटर आगे आता है और उसके सामने झुककर प्रार्थना करने लगता है, ये मानते हुए कि सभी देवताओं को खुश करने का सिर्फ यही तरीका है। स्टैचू एक सेकंड के लिए खड़ा होकर उसको देखता है और फिर अपना पैर उठाकर उसको अपने पैर के नीचे दबाकर मसल देता है। भयानक मंजर देखकर वहाँ पर चीख पुकार मच जाती है और तभी उस स्टैचू का शिकार एक लड़की भी हो जाती है। सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और जिन्वू जूही को लेकर भागने लगता है। पार्क बियोम और एक स्टैचू के पास जाकर खड़ा हो जाता है, यह मानते हुए कि वो वहाँ पर सेफ है।
लेकिन उसके पीछे खड़ा स्टैचू उसको बीच से काट डालता है, जबकि जिन्वू जूही को लेकर भाग रहा है और दूसरे नियम के बारे में रास्ता ढूंढने की सोच रहा है। जिन्वू को सबसे बड़ी मुसीबत ये लगती है कि इस बेरहम कातिल को खुश कैसे करे। जिन्वू सभी स्टैचू को ध्यान से देखता है और सबको चिल्लाकर कहता है कि सब लोग उन स्टैचू के पास जाओ जिनके हाथों में बजाने वाली चीज है। जिन्वू की बात सुनकर वो सब ऐसा ही करते हैं। ऐसा करते ही उन मूर्तियों से गाने बजाने की आवाज आने लगती है। जब जिन्वू की बारी आती है तो वो स्टैचू कुछ नहीं बजाता, क्योंकि दो लोग एक ही स्टैचू के पास नहीं खड़े हो सकते। तो जिन्वू जूही को स्टैचू के पास छोड़कर दूसरे स्टैचू की ओर भागने लगता है, लेकिन बेरहम कातिल स्टैचू उसके पीछे पड़ जाता है। जिन्वू गलत स्टैचू के पास चला जाता है तो वो उसको इंजर्ड कर देता है और बेरहम कातिल के कुचलने से पहले जिन्वू अपने आप को घसीटते हुए बड़ी मुश्किल से सही स्टैचू के पास ले जाता है और जिन्वू के आते ही स्टैचू सिंगर बन जाती है और श्रेया घोषाल को भी पीछे छोड़ देती है। जिन्वू को एहसास होता है कि खुश करने का मतलब यही था। सब कुछ शांत हो जाता है और बेरहम कातिल स्टैचू अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। जब जूही जिन्वू के पास आकर उसकी खैरियत पूछती है तो उसे पता चलता है कि जिन्वू का एक पैर स्टैचू की वजह से कट गया है। बी रैंक की हीलर जूही जिन्वू को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन एनर्जी कम होने की वजह से और आपस में ही बहस करने लगते हैं। तभी मिस्टर सोंग यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी अपने आप पर लेते हैं, जबकि जिन्वू को अभी भी, जिस पर मिस्टर सोंग भी एग्री हो जाता है। जिन्वू इस बात से खुश नहीं है क्योंकि अंदर आने या ना आने का वोट उन सब का था। जैसे ही मिस्टर सोंग पत्थर के पास जाते हैं तो वहाँ एक फायर फ्लेम जलने लगती है। मिस्टर सोंग इस बारे में जिन्वू से सवाल पूछता है तो जिन्वू खुद उस पर दो हंटर उसको सहारा देकर वहाँ से ले जाते हैं। जैसे ही वो पत्थर के सर्कल में एंटर करते हैं तो वहाँ 3 और फायर फ्लेम जलने लगती हैं। जब भी कहीं पर भी गेट खुलता है तो उसको प्रॉपरली ओपन होने के लिए 7 दिन लगते हैं। अगर इन 7 दिन में तहखाने के अंदर जाकर हंटर उनको नहीं मारते तो वो बाहर आ जाते हैं। दूसरी ओर जिन्हा अपनी बेहोश माँ से हॉस्पिटल में मिलने जाती है और अपनी माँ से देरी से पहुंची उसकी दोस्त और स्कूल रिजल्ट्स के बारे में बताती है। तहखाने में जिन्वू उन सभी को पत्थर के पास आने के लिए कहता है। बचे हुए लोग जब अंदर आते हैं तो उनके आते ही सर्कल में ब्लू फ्लेम जलने लगती है और तहखाने का दरवाजा खुल जाता है। तभी ब्लू फ्लेम की एक लो बुझ जाती है और साइड वाले स्टैचू हरकत में आ जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन्वू ध्यान से देखता है और उन सबको स्टैचू पर नजर बनाए रखने को कहता है। ऐसा करने पर वो स्टैचू वहीं पर खड़े रहेंगे। अगर किसी ने नजर हटाई तो वो उनकी तरफ बढ़ने लगेंगे। तभी एक हंटर लड़की डरकर वहाँ से भाग जाती है तो की तरह है और ये येलो फ्लेम तब बुझती है जब कोई भाग जाता है। जिन्वू को नियमों के बारे में सोचकर समझ आता है कि ये एक जाल है, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद है कि नीली फ्लेम का टाइमर पूरा होने पर वो बच जाएंगे। इतने में ही जिन्वू को सहारा देने वाला हंटर भी भाग जाता है और पीली रोशनी बुझ जाती है। अब वहाँ पर 4 फ्लेम ही बाकी हैं। इसके बाद एक और हंटर जिन्वू से बातें करते हुए रोने लगता है और अपनी फैमिली के बारे में सोचकर कहता है कि उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है। इतना बोलकर हंटर वहाँ से भाग खड़ा होता है। अब जूही, मिस्टर सोंग और जिन्वू ही बचे हैं। वो स्टेचू उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो जिन्वू हिम्मत से काम लेता है। तभी मिस्टर सोंग उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन जूही गिर जाती है और सदमे में कहती है कि उसके पैर हिल नहीं रहे हैं और मिस्टर सोंग से उसे पता चलता है कि उसने अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही किया है। जिन्वू मिस्टर सोंग से जूही को बाहर ले जाने के लिए कहता है क्योंकि वो चल नहीं सकता है और वो स्टोन जो उसे पहले मिला था उसे जूही को देता है और उसे डिनर करने के लिए कहता है क्योंकि उसने जूही को खाने के लिए बाहर ले जाने का प्रॉमिस किया था। जिन्वू की बातें सुनकर जूही रोने लगती है। तभी मिस्टर सोंग उसकी गर्दन पर अटैक करके उसको बेहोश कर देते हैं और बाहर ले जाते हैं
उनके जाते ही येलो फ्लेम बुझ जाती है। जिनवू दूसरों की जान बचाने का शुक्र मनाते हुए अपने आप को सेक्रिफाई करते हुए भागे हुए एक हंटर की तलवार उठाता है और फैसला करता है कि मरने से पहले वो एक स्टैचू को तो जरूर खत्म करेगा। स्टैचू उसके करीब आते हैं और उनमें से एक स्टैचू अटैक करता है, जिससे जिनवू बाल बाल बचता है और दूसरे अटैक में वो उछलकर दूर गिर जाता है और तीसरे अटैक में उसका हाथ कटकर दूर गिर जाता है और उसकी चीखें तहखाने में गूंजती हैं। जिनवू खुद से बातें करता है और अपनी किस्मत को कोसता है। तभी एक स्टैचू उसे तलवार से उठाकर पत्थर पर फेंक देता है। वहाँ पर फैले अपने ही खून से घिरे हुए जिनवू चुपचाप डर के मारे स्टैचू को देखता है जो उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। टाइमर खत्म हो जाता है और नीली लो बुझ जाती है और जिनवू के दिमाग में एक इंटरफेस खुलता है जो उसे गेम का प्लेयर बनने या ना बनने के बारे में पूछ रहा है, जिसमें कहा गया है कि अगर वो हाँ नहीं करेगा तो उसका दिल 0.2 सेकंड में धड़कना बंद हो जाएगा और जिनवू इसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको सोलो लेवलिंग एपिसोड 2 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।